चुड़ैल की होली। ये कहानी है नैनपुर की। नैनपुर में होली के कुछ दिन पहले से ही पूरे गांव में चहल पहल शुरू हो जाती है। हर बाजार में गुलाल और तरह तरह की मिठाइयाँ, गुब्बारे, बच्चों की अनेक प्रकार की पिचकारियाँ, ये सब कुछ वहाँ पर बिकते हैं। हर तरफ होली का त्योहार होता है, जिसके स्वागत में पूरा गांव लग जाता है। उस गांव के मुखिया जी का बेटा राजीव, जो कि बड़ा ही बदतमीज और घमंडी किस्म का लड़का था, उसे अपने पैसों पर, अपने जमीन और जायदाद पर बहुत ज्यादा घमंड हुआ करता था। उसके पिता अक्सर उसे समझाया करते थे कि हमेशा पैर जमीन पर ही रखना चाहिए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता था। ऐसे ही होली के कुछ दिन पहले राजीव अपने दोस्तों के साथ नशे में धुत एक पेड़ की छाव में बैठा होता है। तभी वहाँ राजीव को उस सुनसान बगीचे में एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की का नाम रिद्धिमा होता है। राजीव फौरन उठकर रिद्धिमा के पास जाता है और उसे कहता है, अरे ओ सुंदर लड़की, कौन हो तुम? और इस गांव में पहले तो तुम्हें नहीं देखा कभी। मेरा नाम रिद्धिमा है, और आपका? मैं इस गांव के मुखिया का बेटा हूँ, राजीव। और तुम्हें पहली बार इस गांव में देख रहा हूँ, क्योंकि इस गांव की हर लड़की को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। इसीलिए तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम इस गांव की तो नहीं हो। हाँ, मैं इस गांव की नहीं हूँ। इस गांव में मेरे चाचा रहते हैं और मैं शहर से गांव में होली सेलिब्रेशन के लिए आई हूँ। सुना है इस गांव में बहुत अच्छे से होली मनाई जाती है, तो सोचा चलो हम भी गांव की होली में रंगीन हो जाएं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वैसे भी तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे साथ होली में रंगीन होने का अलग ही मजा है। तभी राजीव के दोस्त उसे आवाज देने लगते हैं। राजीव उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या है यार, क्यों चिल्ला रहे थे तुम लोग? मैं कब से देख रहा हूँ, तू वहाँ अकेले खड़ा क्या कर रहा है? अबे अंधे, मुझे वहाँ मैं खड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो सुंदर सी लड़की नहीं दिखाई दी। अबे तूने ज्यादा पी ली है, हमें तो कोई लड़की नजर नहीं आई। वहाँ पर तू अकेला जब से खड़े खड़े पता नहीं क्या कर रहा है। अबे मैंने नहीं पी है, बल्कि तुम लोगों ने पी है। मुझे वो सुंदर सी लड़की दिखाई दी और वो बड़ी कमाल की थी। उसका नाम रिद्धिमा है। वो इस गांव में होली मनाने आई है और इस होली में एक अलग ही जाम मिल गया मुझे तो। इस तरह राजीव अपने दोस्तों से थोड़ी देर बहस करता है और अपने घर आ जाता है। ऐसे ही रात को राजीव खाना वाना खाकर आराम से अपने कमरे में सो रहा होता है। उसे ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार उठकर करवटें बदल रहा होता है। तभी राजीव को फिर से रिद्धिमा की झलक दिखाई देती है। वो उठकर खिड़की के पास जाता है और वो देखता है कि खिड़की के बाहर रिद्धिमा खड़ी है। वो घर से बाहर रिद्धिमा से मिलने जाता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है इस गांव में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तुम इस तरह बाहर मत निकला करो। क्यों? इस गांव में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं है? अरे बहुत से ऐसे लड़के हैं इस गांव में जो लड़कियों की इज्जत तो करना जानते ही नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। इतनी रात को यहाँ वहाँ मत घूमो। तभी राजीव की नजर रिद्धिमा के पैरों पर जाती है। वो देखता है उसके पैर उल्टे हैं। ये देखकर राजीव घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी रिद्धिमा अपने चुड़ैल वाले अवतार में आ जाती है और राजीव का पीछा करने लगती है, लेकिन किसी तरह से राजीव अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाता है। उसके पापा उसे देख लेते हैं और उसके पापा उससे कहते हैं, अरे राजीव, इतनी रात को घर से बाहर क्या कर रहा था? इतना घबरा क्यों रहा है? कुछ नहीं, मुझे सोने दो। राजीव अपने कमरे में सोने चला जाता है। ऐसे ही अगली सुबह होली वाले दिन हर तरफ रंगों का माहौल होता है। सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे होते हैं और राजीव डरा और सहमा हुआ अपने कमरे में बैठा होता है। तभी उसके यार दोस्त उसे जबरदस्ती घर से बाहर ले जाते हैं और उसे होली खेलने के लिए कहते हैं, लेकिन राजीव को हर तरफ रिद्धिमा का भूत ही नजर आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद साड़ी पहने हुए उसकी तरफ एक लड़की यानी कि रिद्धिमा आ रही होती है। राजीव वहाँ से भागने लगता है। तभी रिद्धिमा का भूत राजीव को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। गांव वाले ये नजारा देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी रिद्धिमा राजीव से कहती है, मैं आई हूँ इस होली पर तेरे साथ होली मनाने। कुछ याद आया राजीव? याद आया या याद दिलाऊं? गांव वाले राजीव को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डर के मारे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होते।
तभी राजीव के पापा गांव के मुखिया और चुड़ैल से कहते हैं, तुम आखिर चाहती क्या हो? मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हो? मैं इस होली पर तेरे बेटे से बदला लेने आई हूँ, क्योंकि पिछली होली को इसने मेरे साथ जबरदस्ती की थी और मुझे मार के जंगल में फेंक दिया था। तब से मेरी आत्मा भटक रही थी और इसी दिन का इंतजार कर रही थी। जिस तरीके से इसने मुझे मारा था उसी तरीके से मैं इसे मारकर जंगल में फेंक दूंगी और ये मैं करके ही रहूंगी। इसको इसके कर्मों की सजा जरूर दूंगी आज। इतना बोलकर वो चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून निकाल लेती है और उन नाखूनों से राजीव को नोच नोच कर मार देती है और मारने के बाद उसकी डेड बॉडी को जंगल में ले जाकर फेंक देती है। और वो चुड़ैल होली पर अपना बदला पूरा करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां आनंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। आनंद पेशे से एक शेफ था, परंतु उसके पिताजी एक पंडित थे जो कि चुड़ैल, आत्मा और भूतों को अपने कब्जे में करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बस इसीलिए आनंद भी थोड़ा निडर किस्म का व्यक्ति था और वह भी भूत प्रेतों को अपने कब्जे में करना जानता था। क्योंकि आनंद पेशे से एक शेफ था, इसलिए उसको रात में होटल से घर जाना होता था। हर रोज की तरह इस बार भी आनंद अपना काम खत्म करके रात के 1 बजे फ्री होता है और घर के लिए निकलता है। आनंद अपनी बाइक लेकर होटल से निकल जाता है कि थोड़ी ही दूर पर जाकर उसका फोन बजता है। बेटा कहाँ है? अब तक तो तू घर आ जाता था, पर आज इतनी रात हो गई है पर तू अब तक घर नहीं आया। और कितना समय लगेगा आने में? तेरी माँ कब से इंतजार कर रही है। तुझे पता है ना कि तेरी माँ को तेरी कितनी फिक्र है। पापा मैं होटल से निकल चुका हूँ, बस आधे घंटे में घर आता हूँ। माँ को बोलो वह सो जाएं। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी रखी है, मेरी टेंशन ना ले। मैं एक पंडित का बेटा हूँ, मैं इंसान और चुड़ैल दोनों को अपने काबू में करना जानता हूँ। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगा तेरी माँ को, पर तू जल्दी घर आना और आराम से आना। ठीक है पापा। इतना बोलकर उसके पिता फोन रख देते हैं और आनंद अपनी बाइक से घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद की बाइक खराब हो जाती है और उसको सुनसान रास्ते पर कहीं भी कोई मैकेनिक की दुकान नहीं दिखती। वो पैदल थोड़ी दूर जाता है जहां उसको एक दुकान नजर आती है, पर वो बंद होती है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए उसे कोई मैकेनिक भी नहीं दिखता। जिसके बाद आनंद खुद से बोलता है, शिट, इस बाइक को भी आज ही खराब होना था, अब घर कैसे जाऊं? तभी आनंद देखता है कि एक बस आ रही है। बस का नंबर देखकर आनंद खुद से बोलता है, आज बस से ही घर चला जाता हूँ, बाइक कल ठीक करवा लूंगा। वैसे भी ये बस मेरे गांव से होके ही जाएगी। इतना बोलकर आनंद बस को रोकता है और बस में बैठ जाता है। बस में बैठे सभी लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। ये देखकर आनंद भी सभी सवारी के साथ बातें करने लगता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उन सबके साथ एक अजीब सा हादसा होता है और बस अपने आप एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। ये देखकर सभी सवारी डर जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, ड्राइवर, ये आपने बस को किस साइड मोड़ दिया है? आप भूल गए हैं कि ये कच्चा रास्ता मौत की ओर जाता है। इस रास्ते पर चुड़ैल है जो पूरे बस को निगल जाती है। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बस मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बस को कोई और ही चला रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे आप सभी डर क्यों रहे हो? कच्चा रास्ता तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है बेटा, ये कच्चा रास्ता मौत का रास्ता है। अक्सर रात के 2 बजते ही यहाँ से गुजरने वाली सारी बसें अपने आप इस रास्ते की ओर मुड़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल है जो पूरे बस को निकल जाती है, और सुनने में तो ये भी आता है कि वह चुड़ैल रात के 2 बजे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जो अपनी शक्तियों से सारी बसों को अपनी ओर खींच लेती है। लगता है हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम सब की आज एक साथ मौत हो जाएगी। आप सब डरिए मत, ये चुड़ैल और आत्माएं अक्सर उन्हीं पर हावी होती हैं जो डर जाता है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं और उस चुड़ैल का सामना करेंगे तो वो चुड़ैल इस बस को नहीं निकल पाएगी। और आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पापा एक पंडित हैं जो भूत चुड़ैल को अपने काबू में करना जानते हैं, और मैंने भी उनसे ये विद्या सीख रखी है। मैं चुड़ैल और भूतों को अपने कब्जे में करना जानता हूँ। बस में बैठे सभी सवारी अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि उनके आगे चल रही बस को वह चुड़ैल निकल जाती है, जिसके बाद सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं।
तभी आनंद अपने बैग में से गंगा जल, रुद्राक्ष की माला और सिंदूर निकालता है और सभी को बस में एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों तरफ एक घेरा बना देता है और खुद अपने हाथों में गंगा जल और रुद्राक्ष की माला लेकर बस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बस को निकलने के लिए चुड़ैल आती है, आनंद उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वह चुड़ैल तड़पने लग जाती है और आनंद से बोलती है, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे चोट पहुंचाई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पहले तुझे निकलूंगी, उसके बाद इस बस को निकलूंगी। मेरे होते हुए ना तो तू इस बस को निकल सकती है और ना ही मुझे। आज मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा। उसके बाद यहाँ से सारी बसें आराम से जा सकेंगी। अब लोग रात में घर जाने से डरा नहीं करेंगे। अब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना बोलकर आनंद एक बार फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल कमजोर होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद आनंद उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला और सिंदूर डाल देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है। ये देखकर बस में बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पीछे से आ रही बस भी अपने आप रुक जाती है। बस में बैठे सभी यात्री उतरकर आनंद को धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद आनंद और बाकी सब लोग हंसते हुए अपने घर जाते हैं। अपने घर जाने के बाद आनंद आराम से खाना खाकर सो जाता है और खुद से बोलता है, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने इतने सारे लोगों की जान बचाई। थैंक यू पापा, मुझे इतना निडर बनाने के लिए। जिसके बाद उस रास्ते से सारी बसें आराम से आती और जाती हैं। अब वहाँ से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और आनंद को इस बात की खुशी होती है कि जो विद्या उसने अपने पापा से सीखी थी, उसने उसका सही इस्तेमाल किया और काफी लोगों की जान भी बचाई। किरण और नेहा नाम की दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम किया करती थी और उनकी दोस्ती भी उसी कंपनी में हुई थी। किरण को हमेशा अपने घर के लिए लोकल ट्रेन लेनी पड़ती थी। वो हमेशा चंबल एक्सप्रेस से अपने घर जाया करती थी, तो वहीं नेहा का घर उसके ऑफिस के ही पास था और इसलिए वो भी चाहती थी कि वो भी कभी ट्रेन का सफर करे। और जब उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त चंबल एक्सप्रेस से ट्रेवल करती हैं, तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है। और एक दिन जब किरण ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए निकलने लगती है, तो नेहा किरण से बोलती है, किरण, तुम चंबल एक्सप्रेस से जाती हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? यार, मैंने सुना है कि वो ट्रेन भूतिया ट्रेन है। उस ट्रेन पे किसी भूतनी का साया है। जब भी वो ट्रेन पोथी से होकर गुजरती है, सभी लोग उस ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस ट्रेन पर एक भूतनी का साया है और सब अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो भूतनी उस ट्रेन में बैठे सभी लोगों को मार देती है। क्या ये सब सच है? मैंने भी इस ट्रेन के बारे में सुना तो बहुत कुछ है, पर आज तक मैंने कभी कुछ देखा नहीं। और देख यार, तुझे तो पता है ना कि मैं कितनी डरपोक हूँ। और देख, मेरे घर जाने का समय हो रहा है, तो इस टाइम पर ऐसी बात मत कर। क्या यार, तुझे इतनी बार मौका मिला और तू है कि मुझे नहीं करनी अब इस बारे में बात। इतना बोलकर किरण वहाँ से चली जाती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद उसको बस नेहा की बात याद आती है। आज किरण जिस बोगी में बैठी थी, उसके आसपास की सीट पर भी कोई नहीं था। पोथी स्टेशन के आते ही सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। किरण भी ऐसा ही करती है और आंख बंद कर कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसका स्टेशन आ जाता है और किरण जल्दी से ट्रेन से उतर जाती है और घर चली जाती है। पर उसी रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस वजह से वो अगले दिन ऑफिस नहीं जा पाती। पर जब नेहा को उसकी तबीयत का पता चलता है, तो वो अपने घर में बोलती है, माँ, नेहा की तबीयत बहुत खराब है और कल संडे है। मैं सोच रही हूँ आज ऑफिस खत्म होने के बाद वहीं से किरण के घर चली जाऊं उससे मिलने, और कल रात को घर आ जाऊंगी। उसे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उससे मिलने जाऊं तो। ठीक है, चली जा, पर अपना ख्याल रखना और ये माता रानी का लॉकेट पहन ले। तेरे पापा वैष्णो देवी से तेरे लिए लेकर आए हैं। नेहा अपनी माँ के हाथों से वो लॉकेट लेकर पहन लेती है
और शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद किरण से मिलने उसके घर जाती है। आज नेहा के पास अच्छा मौका था ये जानने का कि चंबल एक्सप्रेस के बारे में जो बातें उसने सुनी हैं वो सच है या झूठ, और इसलिए नेहा उसी ट्रेन से जाने का फैसला लेती है जिसमें नेहा बैठकर जाती है और खुद से बोलती है, आज मैं भी देखूंगी इस ट्रेन की भूतनी आखिर है कौन। आने दो उसको मेरे सामने, मैं तो उससे भी दोस्ती कर लूंगी। इतना बोलकर नेहा ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगती है। जैसे ही पोथी स्टेशन आता है सभी लोग ट्रेन की खिड़की और दरवाजे को बंद करने लगते हैं। ये देखकर नेहा अपने सामने बैठी हुई औरत से बोलती है, ये आप क्या कर रही है? आप खिड़कियां क्यों बंद कर रही है? अरे तुम्हें पता नहीं है क्या कि यह एक श्रापित ट्रेन है और यह ट्रेन भी पोथी स्टेशन से होकर जाती है जिसमें इस ट्रेन की भूतनी आ जाती है। अगर खिड़कियां दरवाजे बंद नहीं किए ना तो वह भूतनी इस ट्रेन में बैठे सभी लोगों की जान ले लेगी। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करती। लगता है इस ट्रेन में तू पहली बार सफर कर रही है और तुझे इस ट्रेन की भूतनी से मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। अगर तुझे उस भूतनी से मिलना ही है तो तू कल ट्रेन में अकेले सफर करना, पर आज हम सबकी जान बख्श दे। तू कल आना इस ट्रेन में। कल ये ट्रेन पूरी खाली रहेगी। तू आराम से खिड़की दरवाजे खोल कर रखना। जब वो भूतनी तुझे मिल जाए तो तू उससे दोस्ती भी कर लेना। अभी मुझे ये खिड़की और दरवाजे बंद करने दे। इतना बोलकर वो औरत जबरदस्ती खिड़कियों को बंद कर देती है। कुछ देर बाद नेहा का स्टेशन आ जाता है और वो किरण से मिलने उसके घर जाती है और उससे उसका हाल समाचार पूछती है और उसी के घर पर अपनी रात गुजारती है। अब अगली सुबह जानबूझकर नेहा अपने घर के लिए नहीं निकलती और किरण से बोलती है, किरण, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। चल कहीं घूम कर आते हैं। मैं शाम को अपने घर जाऊंगी। शाम को क्यों? मैं तो कहती हूँ तू कल मेरे साथ ही ऑफिस चलना, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं यार, मैंने माँ से बोला था कि आज रात को मैं घर आ जाऊंगी तुझसे मिलकर। अच्छा चल ठीक है। अब रात को नेहा किरण के घर से अपने घर के लिए निकलती है और इस बार फिर से नेहा चंबल एक्सप्रेस में ही बैठती है। ट्रेन पूरी तरह से खाली होती है। पूरी ट्रेन में नेहा अकेली बैठी होती है। नेहा को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि आज वो इस ट्रेन की भूतनी को देख ही लेगी जिससे सभी लोग डरते हैं। ट्रेन चलने लगती है। कुछ ही समय में ट्रेन पोथी स्टेशन पर आ जाती है, पर नेहा ट्रेन की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करती। कुछ समय बाद ट्रेन दोबारा चलती है और पोथी स्टेशन से आगे निकल जाती है, परंतु अब तक नेहा को कुछ नहीं दिखाई देता। जिसके बाद नेहा खुद से बोलती है, बेकार का ही लोगों ने अफवाह मचा रखी है। चंबल एक्सप्रेस के लिए कोई भी तो नहीं है ट्रेन में। मैं तो कितने आराम से जा रही हूँ। इतना बोलकर नेहा फोन चलाने लगती है और 5 मिनट बाद उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आकर बैठ जाती है। नेहा उस औरत को देखकर डर जाती है और सोचती है, ट्रेन तो पोथ स्टेशन के बाद कहीं नहीं रुकी, तो ये आंटी कहाँ से आई? नेहा, तू फालतू की बातें सोच रही है। क्या पता आगे पीछे किसी बोगी में से आई होगी। इतना सोचकर एक बार फिर नेहा अपने फोन में व्यस्त हो जाती है, परंतु इस बार जब वो अपने सामने वाली सीट की ओर देखती है तो वो औरत उसके सामने नहीं होती। जिसके बाद नेहा उस औरत को आवाज देते हुए वॉशरूम के पास जाती है और देखती है कि वो औरत दरवाजे के पास खड़ी है। उस औरत के दोनों पैर उल्टे हैं। ये देखकर नेहा बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो औरत नेहा की ओर घूमती है। नेहा देखती है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये देखकर नेहा की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है और भूतनी नेहा से बोलती है, मुझसे ही मिलना चाहती थी ना तुम? मैं ही हूँ इस ट्रेन की भूतनी। जानना चाहती थी ना कि मैं कैसे मरी और ट्रेन पर मेरा साया कैसे आया? तो सुन, आज से कुछ साल पहले इसी तरह ट्रेन में मैं अकेली सफर कर रही थी। तभी कुछ गुंडे आए और उसने पूरी ट्रेन को लूटा
गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और बस तभी मैंने इस ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली और अपने आप से वादा किया कि इस ट्रेन में चढ़ने वाले हर इंसान की मैं जान ले लूंगी, क्योंकि इसी तरह किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब मेरे साथ हो रहे बदसलूकी को आराम से देख रहे थे। तब से मेरी आत्मा पोथी स्टेशन पर घूमने लगी और जब भी यह ट्रेन पोथी स्टेशन पर आती है मैं इस ट्रेन में चढ़ जाती हूँ, लोगों से अपना बदला लेने के लिए। भूतनी की कहानी सुनकर नेहा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भूतनी उसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ती है और जैसे ही भूतनी उसका गला दबाती है उस भूतनी को एक जोरदार झटका लगता है और वो भस्म हो जाती है। तो वहीं नेहा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को घर पर पाती है और उसे पता चलता है कि वो भूतनी नेहा का कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाई क्योंकि नेहा की रक्षा माता रानी कर रही थी। उसकी जान उसके गले में पड़े लॉकेट की वजह से बची थी, जिसके बाद से नेहा कभी भी उस ट्रेन में नहीं बैठती और ना ही किसी को उस ट्रेन से कहीं भी आने जाने की सलाह देती है।